ब्रिटिश सरकार और भारत का समझौता। लेखक हैं गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश बी और केशव कुमार ठाकुर, जिसे आवाज दी है विजेंद्र कंबोज ने। सन 1606 से लेकर अब तक बराबर भारतवर्ष में स्वराज्य के लिए आंदोलन हो रहा है। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना के लिए जो कुछ भी प्रयत्न होना चाहिए वो सब भारत में किए गए। दादा भाई नौरोजी से लेकर समय समय पर होने वाले देश के राजनीतिक नेताओं ने इसकी सफलता के लिए यथासाध्य प्रयत्न किए। देश में स्वाधीनता के भावों का जो विकास हुआ, महात्मा गोखले ने उसे आगे बढ़ाने में अपनी शक्तियों का उपयोग किया। भगवान तिलक ने स्वाधीनता के उस अंकुर को सदा के लिए अजर अमर बनाने में सफलता पाई। देश की प्रारंभ से ही ये धारणा थी कि ब्रिटिश साम्राज्य अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध है। ये साम्राज्य उस अंग्रेजी जाति के द्वारा शासित है जो स्वयं स्वतंत्र है और स्वतंत्रता को प्यार करने वाली है। उसकी इस स्वाधीन प्रियता पर ही विश्वास करके इस आंदोलन का अनुष्ठान किया गया और उसी विश्वास पर ये आशा की गई कि भारत को अपने उचित राष्ट्रीय अधिकार प्राप्त हो सकेंगे। आगे चलकर ये आंदोलन जितना ही सजीव होता गया, सरकार की आंखों में उतना ही परिवर्तन दिखाई पड़ने लगा। जो इस आंदोलन के समर्थक बने वे सरकार की दृष्टि में खटकने लगे और सरकार के उचित तथा अनुचित व्यवहारों की आलोचना करने ही के कारण लोकमान्य तिलक को अपने जीवन में कई बार जेलों में बंद होना पड़ा। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में राजनीतिक मांगों की खूब पुकार होती और उसके पाने के लिए अपने आप को पूर्ण अधिकारी प्रमाणित किया जाता। लखनऊ कांग्रेस में एक जोरदार प्रस्ताव पास किया गया। उसमें प्रार्थना की गई कि सरकार भारत को स्वराज्य देने की नीति की घोषणा कर दे। इस प्रकार की परिस्थिति अधिक बढ़ जाने पर सरकार ने देश की राजनीतिक अवस्था की तहकीकात करने का निश्चय किया और उसके लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया। उस कमीशन ने भारत के बड़े बड़े नगरों में घूमकर और सरकारी दफ्तरों में राजनीतिक मुकदमों के कागजात देखकर अपनी तहकीकात का कार्य समाप्त कर दिया। उसने देश की सार्वजनिक जीवन की कुछ भी परवाह ना की। उसने अपनी तहकीकात की एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें लिखा कि भारत में क्रांति की लहर उत्पन्न हो रही है। उस कमेटी के निर्णय स्वरूप रॉल्ट एक्ट के नाम से एक कानून बनाया गया जिसका अभिप्राय देश के राजनीतिक जीवन को सदा के लिए कुचल डालना था। इस एक्ट का भारत में सर्वत्र विरोध किया गया। महात्मा गांधी इस समय दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह युद्ध समाप्त करके भारत आ गए थे। रॉल्ट एक्ट के विरोध में महात्मा जी ने सत्याग्रह करने का निश्चय किया। इसका फल ये हुआ कि रॉल्ट एक्ट कुछ दिनों के लिए स्थगित हो गया। इसके बाद कलकत्ते में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ। उसमें महात्मा जी ने अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन की प्रस्तावना उपस्थित की और अंत में स्वीकृत हो गया। युद्ध का समय। कलकत्ते के विशेष अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पास हो जाने पर देश में एक अपूर्व जागृति उत्पन्न हो गई। इसके पश्चात कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में स्वीकृति के लिए वो प्रस्ताव उपस्थित किया गया जिसमें समस्त देश के उपस्थित प्रतिनिधियों ने बड़े जोर के साथ उसका समर्थन किया। कांग्रेस अधिवेशन के समाप्त हो जाने पर देश में आंदोलन का रूप ही पलट गया। ब्रिटिश सरकार यदि भारत के राजनीतिक अधिकारों को नहीं देना चाहती तो भारतवर्ष उसके साथ अपने समस्त सहयोगों को छोड़ देने के लिए मतवाला हो उठा। देश में सर्वत्र असहयोग की धूम हो गई। हिंदू मुसलमान मिलकर असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने लगे। समूचा भारतवर्ष अपनी छिन्न भिन्न शक्तियों को लेकर साम्राज्य के साथ सहयोग तोड़ने के लिए सचेष्ट होने लगा और सरकार अपनी असीम शक्तियों के साथ भारत के इस प्रयत्न को विफल बनाने की चेष्टा करने लगी। इस प्रकार भारत और भारत सरकार के बीच एक त्रिमूल युद्ध छिड़ गया। सरकार के प्रज्वलित दमन पर भारत के आजादी के दीवाने पतंगों की तरह उड़ उड़कर बलिदान होने लगे।
अहिंसा की सजीव मूर्ति महात्मा गांधी इस लड़ाई के सर्वश्रेष्ठ नेता थे। उन्होंने अहिंसा की पवित्रता पर ही इस युद्ध का अनुष्ठान किया था। उनके सत्याग्रह के सिद्धांतों ने विशाल भारतवर्ष को एक अद्भुत शक्ति प्रदान की। महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक सत्याग्रह की जो विवेचना की और जिस पवित्र आत्मशक्ति के बल पर भारतवर्ष को स्वराज्य दिलाने की घोषणा की, उसने संसार के नेत्रों में चकाचौंध उत्पन्न कर दिया। अहिंसा की मर्यादा संसार में बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी, किंतु अहिंसात्मक युद्ध संसार के इतिहास में पहला ही युद्ध था। युद्ध का समय स्वाधीनता के पुजारी रक्तपात की नींव पर स्वाधीनता के प्रसाद का निर्माण करने वाले यूरोप के स्वतंत्र राष्ट्र इस युद्ध को देखकर अवसन्न रह गए। देश और विदेश के सर्वश्रेष्ठ विद्वान और महापुरुष इस युद्ध और उसके संचालक महात्मा गांधी की आलोचना प्रतिलोचना में प्रशंसाओं के पुल बांधने लगे। सरकार जो प्रारंभ में इस आंदोलन और उसके व्यवस्थापक महात्मा गांधी का उपहास करती थी, आंदोलन की सफलता देखकर सन्नाटे में आ गई। उसने रोडेट बुल कॉन्फ्रेंस करके महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के नेताओं के साथ समझौता करने का विचार प्रकट किया। महात्मा गांधी अपनी कुछ शर्तों के साथ उस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होना चाहते थे। ये समझौता कैसे हो, ये प्रश्न दोनों ओर उपस्थित हो गया। जिन दिनों में समझौते का प्रस्ताव छिड़ा हुआ था, चौरी चौरा में एक हत्याकांड हो गया। उसमें कुछ अधिकारी जान से मारे गए। महात्मा गांधी को जब इस हत्याकांड का समाचार मिला तो इससे उनको अत्यधिक दुख हुआ। वे स्वराज्य चाहते थे, किंतु रक्तपात के आधार पर नहीं। उनको स्वाधीनता प्रिय थी, किंतु अहिंसा से अधिक नहीं। फल ये हुआ कि महात्मा गांधी ने समस्त भारतवर्ष का युद्ध स्थगित कर दिया। अचानक स्थगित हो जाने से आंदोलनकारियों को बहुत कष्ट पहुंचा। स्थान स्थान और नगर नगर में जो सहस्त्रों लाखों वीर स्वाधीनता के नाम बलिदान होने को उत्तेजित हो उठे थे, उनका यकायक रोकना अथवा रुक जाना कष्ट साध्य हो गया। अनेक प्रयत्न किए गए, किंतु महात्मा गांधी अपने सिद्धांत से तनिक भी चल विचल ना हुए। एक छोटे से स्थान चौरी चौरा के अपराध के कारण समूचे भारतवर्ष को फल भोगना पड़ा। उत्थान के बाद आशाएं निराशाएं हो गई। उमड़ता हुआ उत्साह शीतल पड़ गया। 28-30 हजार युद्धवीर भारतीयों के बलिदान होने का कुछ भी फल ना निकला। सरकार की ओर से समझौते का जो सूत्रपात हुआ था वो अंतर्ध्यान हो गया। चौरी चौरा के हत्याकांड ने महात्मा जी के विचारों में एक विशाल अंतर उत्पन्न कर दिया। उनका विश्वास हो गया कि देश अभी तक सत्याग्रह के युद्ध के लिए तैयार नहीं है। इस अपरिपक्व अवस्था में सत्याग्रह का छेड़ देना केवल भूल ही होगी। एक ओर महात्मा गांधी के भावों में ये परिवर्तन हो रहा था, दूसरी ओर देश के सार्वजनिक जीवन में पारस्परिक विद्वेष की अग्नि उत्पन्न हो रही थी। इस अग्नि ने सार्वजनिक जीवन को बिल्कुल छिन्न भिन्न कर दिया। सर्वसाधारण समाज में परस्पर बड़ी विषमता उत्पन्न हो गई। हिंदू मुसलमानों में परस्पर धार्मिक युद्ध की छेड़छाड़ हुई। कांग्रेस की शक्ति भी अनेक भागों और उपभागों में बंट गई। इस प्रकार सार्वजनिक जीवन में अंतर्द्वंद प्रारंभ हो गया। पिछले दिनों में सरकार ने एक घोषणा प्रकाशित की थी कि एक स्वतंत्र कमेटी बनाकर भारत के राजनीतिक जीवन और उसकी मांगों के संबंध में तहकीकात कराई जाएगी। इन तहकीकातों का भारत को कई बार कटु अनुभव था। वो तहकीकातों के उपहास अब नहीं देखना चाहता था, किंतु देश में कुछ इस प्रकार के भी हमदर्द थे जो सरकार की इन बातों पर विश्वास करते थे। जिस समय सरकार की ओर से ये कमीशन तैयार किया गया, उस समय भारत के इन हमदर्दों के नेत्र खुल गए। उनका विश्वास था कि उस कमीशन में भारतवासियों को भी स्थान मिलेगा, किंतु उसमें इंग्लैंड के उन 7 सयानों को स्थान दिया गया जो ब्रिटिश रीति नीति के चिर परिचित थे। ये कमीशन सर जॉन साइमन के उत्तरदायित्व पर इंग्लैंड से रवाना हुआ और साइमन कमीशन के नाम से भारत पहुंचा। भारतवर्ष में सर्वत्र ही उसका बहिष्कार किया गया। यहाँ आकर के वो कमीशन भारत के नगरों में घूमा और जहां जहां पर वो गया
वहीं पर उसका काले झंडों के साथ स्वागत हुआ। इसी वर्ष कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ते में हुआ। इसी बीच में कांग्रेस ने एक और भी कार्य किया। सरकार का कहना था कि भारतीय कांग्रेस की जो मांगे हैं उनमें भारत की समस्त जातियां सम्मिलित नहीं हैं। थोड़े से लोगों को छोड़कर शेष भारत की उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं है। कांग्रेस ने देश के प्रमुख विद्वानों की कमेटी बनाकर एक ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित करने का निश्चय किया जो भारत के समस्त समुदायों की मांगों की रक्षा करती हो। पंडित मोतीलाल नेहरू के उत्तरदायित्व में इस कमेटी का कार्य प्रारंभ हुआ और उसकी रिपोर्ट नेहरू कमेटी के नाम से प्रकाशित हुई। इस कमेटी का कार्य बड़े उत्तरदायित्व के साथ संपादित हुआ। उसके प्रकाशित हो जाने पर देश के स्थान स्थान से उसका समर्थन किया गया। वो रिपोर्ट देश में सर्वसम्मति से स्वीकृत की गई। सन 1927 में कलकत्ते की कांग्रेस में फिर एक बार स्वराज्य की लहर उठी। उस कांग्रेस के निर्णय के अनुसार सरकार को एक वर्ष का फिर अवसर दिया गया कि वो नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की व्यवस्था करे। इस एक वर्ष के भीतर सरकार के कुछ न करने पर आगामी कांग्रेस में स्वाधीनता की घोषणा की जाएगी। उस समय औपनिवेशिक स्वराज्य का प्रश्न न होकर पूर्ण स्वराज्य का प्रश्न होगा। सन 1926 के वर्ष का समय बीतने लगा। सरकार पर कांग्रेस के इस निर्णय का कुछ प्रभाव पड़ा कि नहीं, इसका कुछ पता नहीं, किंतु सरकार ने उसके संबंध में कुछ भी नहीं किया। इस वर्ष के दिन जितनी जल्दी के साथ व्यतीत होते जाते थे, कांग्रेस के नेताओं का उत्तरदायित्व उतना ही निकट आता जाता था। नेहरू कमेटी की रिपोर्ट को देश के सभी लोगों ने समान रूप से अपनाया। नरम दल वालों ने उसका समर्थन करके ये आशा की थी कि इस रिपोर्ट के अनुसार सरकार हमारी मांगे अवश्य ही पूरी करेगी। इस पूर्ति की अवधि केवल सन 1926 के दिनों में ही समाप्त हो जाने की थी। इसलिए सरकार पर विश्वास और श्रद्धा रखने वालों ने बड़ी उत्सुकता के साथ उसकी बाट जोही। बड़ी बड़ी आशाओं के साथ उसका रास्ता देखा। संपूर्ण वर्ष व्यतीत हो गया, किंतु कुछ भी नतीजा ना निकला। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को भी सुनना चाहते हैं तो मेरे इस शो को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।